तो हेलो गाइस, वेलकम टू दी अवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के सीईटी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस। हम सीईटी के पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं आज से, ठीक है। तो आज से हम रोज़ वीडियोस अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का आज पहला लेक्चर है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो हम प्रैक्टिस करेंगे और एमसीटी के एग्ज़ाम में ठोक के आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, वॉज पॉइनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो हम मॉडर्न जेनेटिक्स का पॉइनर किसे कहते हैं, पता है क्या आपको? मैं बताऊं, हम ग्रिगोर मेंडल को मॉडर्न जेनेटिक्स का पॉइनर बोलते हैं। ग्रिगोर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। हु इज़ द पॉइनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? ग्रिगोर मेंडल। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी आया तो ग्रिगोर मेंडल को ठोक के आना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू थ्योरी ऑफ ह्यूगो द वायरस द सडन चेंज ऑकर्स इन जीन वॉज नोन एज। अगर अपने जीन में कोई सडन चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पता है आपको? अरे क्या सिंपल सी तो बात है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अगर अपने जीन में कोई सडन चेंज आया तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, याद रखना, भूलना मत। और ये थ्योरी थी ह्यूगो द वायरस की, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ म्यूटेशन, तो आपको याद रखना है कि म्यूटेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच सडन चेंज इन द जीन्स, ओके, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ और हमने 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूज़फुल फॉर, ठीक है। अपना जो साइंस ऑफ हेरिडिटी है वो किस किस चीज़ों के लिए यूज़फुल है, अब बताओ, जल्दी बताओ। तो पहला है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर। क्या हम हेरिडिटी मतलब साइंस ऑफ हेरिडिटी का यूज़ करके हम हेरिडिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्या बात कही है आपने, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल। हाँ, ये भी सही हो सकता है। अरे सही हो क्या सकता है, होगा ही। हम हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल बनाते हैं हेरिडिटी का यूज़ करके। और थर्ड डायग्नोसिस। अरे यार, डायग्नोसिस ये भी हेरिडिटी का एक मेन पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबो। क्या होगा? ऑल अबो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एज पर message on mRNA, amino acid are supplied to RNA for purpose of anticodon having complete sequence in codon on mRNA। सॉरी, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, ठीक है। अब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ जल्दी से, कमेंट करना मत भूलेगा। सभी क्वेश्चन को लाइन वाइज आपको कमेंट करना। आप भी, मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि आप सीईटी के एग्ज़ाम में कितना स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ फटाफट। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं हम? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं हम? ट्रांसलेशन, भूलना मत। और ये देखो, ये कुछ है ना, ये 4-1, तो इसको थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको भूल जाना, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सम जीन्स आर transmitted to the generation without any change but time sudden change occur in gene, this is known as। अरे अभी पहले ही तो बताया था मैंने, अगर सडन चेंज इन जीन्स वाली बात आई तो आंख बंद करके म्यूटेशन को राइट मार के आना है। किसको? म्यूटेशन को, ठीक है। भूलोगे क्या? कभी नहीं भूलोगे आप कि अगर अपने जीन्स में कुछ सडन चेंज आया तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम उस प्रोसेस को म्यूटेशन कहेंगे। और इस पर क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। अगर आपको फुल स्कोर करना है सीईटी में तो अपने जो एक्सरसाइज होती है, मतलब बुक के पीछे की एक्सरसाइज, वहाँ के 2-4 क्वेश्चन को कभी मत भूलना, ठीक है। वो करके ही जाना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात चलते हैं आगे। अब कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेकेंड जनरेशन, ठीक है। इसको सेकेंड जनरेशन कर लेना। जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
रिस्पॉन्सिबल टू नेचुरल सिलेक्शन। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा समझ लो, ठीक है, समझ लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर सोचो समझो क्या होगा। मैं बताऊँ कि इसका आंसर, अरे बताऊंगा नहीं तो क्या बताना पड़ेगा। अरे इसका सिंपल सा आंसर है, इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। ये यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो गई है 2 और 3 में, ठीक है। 2 ऊपर चाहिए था, 3 नीचे चाहिए था। अरे हमको तो राइट आंसर देखना है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? इवोल्यूशन। अब चलेंगे क्या आगे? अरे बताओ जल्दी, चलेंगे क्या आगे? अरे क्या बात करते हो सर जी, आगे नहीं चलना क्या? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स, अरे बाप रे ये क्या, ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है गुरुजी। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? अरे यार, वेस्टिजियल ऑर्गन ये होता है कि जो डिजेनरेट हो चुके हैं या फिर अनडेवलप्ड है, जो हमारे लिए यूजलेस है, ठीक है। देख लेते कौन सा ऑप्शन आएगा। ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन। अरे गुरुजी ये क्या बात कर दी, ये नहीं होगा। डीजेनरेशन और अंडर डेवलप्ड यूजलेस है, ठीक है, वहाँ यूजलेस कर देना। ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरे बात ये तो बात सही है। डीजेनरेशन और अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ठीक है क्या? अरे ठीक होगा ही, ठीक है। इसे पट्टे से टिक करके आ जाए ना पेपर में, भूलोगी नहीं कभी। अब थर्ड ऑप्शन दिया है कम्प्लीटली ग्रोथ। अरे हट ये छोड़, अपने को आंसर मिल चुका है, अपना आंसर है 2, ठीक है। अब थर्ड 8th वाला क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। अरे क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है क्या? अरे हाँ कहता है, सुन तो लो क्या कह रहा है। इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रेमनेंट्स। अब बात ऐसी है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जो हमारे लिए तो यूज़लेस है, हमारे लिए तो यूज़लेस है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल है, जैसे रेमनेंट्स के लिए वो यूज़फुल है। तो क्या होगा ऐसा, क्या होगा? अरे गुरुजी ऐसा देखो, पैनक्रियास तो अपने लिए भी यूज़फुल है, लार्ज इंटेस्टाइन, अरे यार क्या बचा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अपने लिए यूज़लेस है, लेकिन मेरे चचा लोग हैं ना, वो मेरे अंकल, वो बैल अंकल, वो काऊ माता, या फिर जो हरा घास खाने वाले जानवर है, ठीक है, उन चचाओं के लिए ये यूज़फुल है, क्योंकि उन्हें ग्रीन ग्रास डाइजेस्ट करना होता है, इसीलिए उन्हें अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या हरा खाते हैं क्या? कुछ नहीं खाते, वो हम फूड को कुक करके खाते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट खाना पड़ता है, इस वजह से उनको अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए यूज़फुल ऑर्गन है अपेंडिक्स, भूलना मत। क्वेश्चन पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन आर फाउंड इन ह्यूमन। अब क्या बोलता है, अपने ह्यूमन में कौन कौन सी जगह पर वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी हेयर्स, अरे हाँ यार बॉडी हेयर, सही बात बोला तूने, क्योंकि बॉडी हेयर्स हमें पहले कोल्ड से बचाने के लिए काम में आते थे, लेकिन अब तो मैं बम चादर तान के सोता हूँ, तो मेरे लिए बॉडी हेयर्स कोई काम के नहीं। विजडम टूथ, अरे सही बात है, अब तो विजडम टूथ का भी काम नहीं है, हो सकता है। ईयर हेयर, अरे नहीं यार, ईयर हेयर का यूज़ होता है, अभी भी यूज़ होता है ईयर हेयर का, ठीक है। तो हम ऑप्शन हमारे लिए सही है 1 और 2। देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 ए एंड 1 एंड 2 बोथ, ठीक है, भूलना मत। अब चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलेंगे यार, हमें तो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आगे कहाँ, आगे तो दीवारें सर पटक जाएगा मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बर्न ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लूड, earthquake, volcano, remnants and impressions. Such organisms remain present underground. This is known as। अब चच्चा देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो थे बहुत से ऑर्गेनिज्म है ना, वो डिज़ास्टर, मतलब जैसा बाढ़ आई, अर्थक्वेक आया, वल्केनो आया, तो साला अंदर डूब गए, मर गए, ठीक है। लेकिन जो अपने कुछ उसको क्या कहेंगे हम, कि देखो हमारा कुछ ना कुछ बच गया है,
ठीक है। अब जैसा मैम कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, तो अब उस ऑर्गेनिज्म को मिट्टी में दबने के बाद जो उसके कुछ ऑर्गन्स होंगे, जैसे आपको पता होगा कि बोन्स, ठीक है, बोन्स कभी भी डिजेनरेट नहीं होते, ठीक है, तो उस बोन्स को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि उस बोन्स को क्या कहेंगे हम, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ दब गई है और मेरे लिए वो कुछ दिन के बाद उसे हम फॉसिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम? फॉसिल्स। क्या कहेंगे हम? फॉसिल्स, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम फॉसिल्स कह सकते हैं। आपने बहुत डिस्कवरी या फिर बहुत सी हिस्ट्री चैनल्स पे देखा होगा कि लोग फॉसिल्स को खोद खोद के निकालते हैं। वही है जो इस क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। मज़ा आया? अरे मज़ा क्यों नहीं आएगा, मज़ा को हम अपने टीवी में से, फ़ोन में से, हर जगह में से निकाल के बस इन क्वेश्चंस पे देंगे, मज़ा आएगा गुरु। अब चलते आगे। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दैट कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप दैट आर कॉल्ड। अब बताओ इसका आंसर, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। सम एनिमल एंड प्लांट शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब देखो, अब ये बोलता है कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करते हैं, किसके बीच में? एनिमल और प्लांट, ठीक है। मतलब देखो कोई दो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है ना वो थोड़ा रिलेट करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अरे क्या बात करता है यार, ये कितना सिंपल है, उसे हम कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। क्या हमको इतना कमज़ोर समझा है यार बाबू ये ने? कनेक्टिंग लिंक कहेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं कह सकते उसको, ठीक है, उसे हम कनेक्टिंग लिंक कहेंगे क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है दो चीज़ों को। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्शन एन ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज। क्या था? सोचो। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली द फैक्टर। अरे यार ये बात तो मेरे को कहीं ना कहीं सही लगती है, कहीं ना कहीं कहाँ 100% सही है ये बात, ठीक है, 100% सही है। आगे देखते। डार्विन हैड मेंशन एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। अरे बात ये क्या बात हुई यार, ये नहीं होगा। ही एक्सप्लेन अबाउट स्लो चेंज एंड, अरे रे रे ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। अब आगे चलते, ठीक है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज पब्लिश्ड बाय। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मेरे हिसाब से पूछो तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसी को मानूंगा कि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99% है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना मत भूलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो किसने पब्लिश किया था? वो पब्लिश किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने पब्लिश किया था? चार्ल्स डार्विन। भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे चलते चलते देखते क्या है। कुड बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट मेंबर ऑफ क्लास वाइज मैन। किसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि पहला वो मेंबर था क्लास वाइज मैन का, ठीक है। थोड़ा क्लू लगाओ, आइडिया लगाओ, ठीक है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, सोचो, बताओ क्या आंसर। आप तो बहुत होशियार निकले यार, मेरे से पहले आंसर दे दिए। कमेंट बॉक्स में भी लिख देना मैंने दे दिया था, नहीं तो एक थम्स अप वाला प्यारा सा बटन दबा देना, ठीक है। हर वीडियो को भी ठोक देना। तो इसका आंसर होगा नीडरथॉलमैन, ठीक है। क्या होगा? नीडरथॉलमैन। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मॉडर्न मैन डिफर फ्रॉम एस्ट्रेलो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब आपने वो डायग्राम देखी होगी, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मॉडर्न मैन डिफर फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन विच फॉलोइंग एक्सपेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा क्लू लगाओ कि जो अपन मॉडर्न मैन और वो जो ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे बटे कुछ लोग, उनसे हम किस बात में अलग है, ठीक है, किस बात में अलग है। मैं बताऊँ क्या है?
अरे यार उनका ना जो ब्रेन का साइज़ था ना वो छोटा था, लेकिन हमारा बड़ा था। ठीक है, क्या था? बड़ा। इंक्रीज्ड ब्रेन साइज। अरे क्या बात की गुरुजी, मज़ा आ गई। वीडियो को भूलूंगा नहीं कभी। अरे वीडियो को भूलेगा नहीं तो ठोक दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।